अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग वेल। वीडियो टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा आप लोगों को कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर वेट, लेट्स गेट इनटू टुडेज लेक्चर। बच्चों, ये फ्रेमवर्क है स्ट्रट्स, ठीक है। ये जावा के अंदर वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज होता है। जैसे हम लोग विजुअल स्टूडियो या इस तरह यूज करते हैं, या एमवीसी यूज करते हैं, जो प्योरली एमवीसी फ्रेमवर्क है, वो सी शार्प को यूज करता है एज अ लैंग्वेज। लारावेल जो है ये पीएचपी, इसकी एक पीएचपी का है, ये तो इसकी लैंग्वेज पीएचपी। इस तरह से स्टार्ट्स जो है जावा को यूज करता है। तो बुक वालों की जितनी भी डिस्कशन है वो क्योंकि ये इसमें हम लोग आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं और इसमें जो है वो प्लेटफॉर्म सेंट्रिक होके बात कर रहे हैं ना, तो बुक वालों ने इक्लिप्स को यूज किया, J2 को यूज किया, XAML को यूज किया, ओपन आर्किटेक्चर वेयर को यूज किया, स्ट्रट्स को यूज किया। तो उनकी सारी की सारी एग्जांपल में ये वाली चीजें आप लोगों को बार बार मिलेंगी। तो बुक के अंदर ये जो चैप्टर नंबर 3 था हमारा बच्चों, इसके अंदर मेनली दो चीजें ठीक है, जो कि हम लोगों ने देखनी है। एक है एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है आर्किटेक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। ये दो चीजें हैं हमारे पास जो हम लोगों ने इसमें देखनी है। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को जो डिफरेंस बताया था बच्चों, वो किस ओवरऑल दोनों को ही लेके चल रहा था, जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था। मगर जो वो ज्यादा कवर कर रहा था वो इस चीज को कवर कर रहा था, एप्लीकेशन डेवलपमेंट और साथ साथ जनरेटिव स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, ठीक है। इन दो चीजों को हमने पैरेलल देखा था कि एप्लीकेशन भी डेवलप हो रही है हमारी, और साथ साथ हमारा जो जनरेटिव आर्किटेक्चर है वो भी डेवलप हो रहा है, ठीक है। और ये दोनों पैरेलल काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल नेचर हमने इनकी देखी थी कि ये जो है इसमें हम एक आइटरेशन पूरी कंप्लीट होगी और उसके बाद जो है वो एक इंक्रीमेंट रिलीज होगा, और जैसे ही नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा तो इस तरह से हमारा आहिस्ता आहिस्ता रीजनरेशन होती रहेगी, ठीक है। कोड भी हमारा बार बार रीजनरेट होता जाएगा, एग्जैक्ट प्रॉपर लोकेशन पे जाके वो पेस्ट आउट होगा, ठीक है। आर्किटेक्चर डेवलपमेंट बेशक वो वही चीज है जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एप्लीकेशन डेवलपमेंट के साथ जनरेटिव आर्किटेक्चर देखा था, मगर ये थोड़ा सा एक्सटेंडेबल है। आज हम इसी चीज को मजीद देखेंगे जो कि किसको सराउंड करेगी, आर्किटेक्चर डेवलपमेंट को सराउंड करेगी, ठीक है। क्योंकि लास्ट लेक्चर हम लोगों ने ज्यादा एप्लीकेशन डेवलपमेंट और आर्किटेक्चर को दोनों को स्टडी किया। तो मॉडल एलिमेंट को हम लोग पहले थोड़ा सा मजीद डिस्क्राइब कर लेते हैं, इसके बाद जो है वो मैं आप लोगों को फर्दर डिटेल्स की तरफ लेके जाती हूँ। बच्चों, आप लोगों में से वैसे किसी ने पूछा भी नहीं कि मॉडल एलिमेंट क्या है क्या नहीं है। इसको वैसे मैं थोड़ा बड़ा करके आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ ताकि चीजें थोड़ी सी और भी क्लियर हो। बच्चों, पहले हम लोग मेटा मॉडल को समझते हैं, उसके बाद मैं आपको मॉडल एलिमेंट समझा। बहुत से बच्चों को ये तो पता होगा कि मेटा डाटा क्या होता है, जैसे डाटा और मेटा डाटा होता है, इसी तरह से मॉडल और मेटा मॉडल होता है। डाटा और मेटा डाटा जैसे होता है, इसी तरह से मॉडल और मेटा मॉडल ये दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर है, ठीक है। डाटा और मेटा डाटा की एग्जांपल क्या होगी? सपोज मैंने आपसे कहा बच्चों आप लोगों ने स्टूडेंट्स का या अपने बैचमेट्स का डाटा कलेक्ट करना है। आप लोग कहेंगे मैम किस तरह का डाटा कलेक्ट करना है? तो मैंने आप लोगों से कहा बच्चों आप लोगों ने हर बच्चे का नाम नोट करना है, उसका CNIC नोट करना है, उसका फोन नंबर नोट करना है, और उसका सपोज एड्रेस नोट करना है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब आप लोग जाएंगे डाटा कलेक्ट कर लेंगे। अब मैं कहूंगी बच्चों इसको डेटाबेस में डालें, ठीक है। आप लोगों ने स्टूडेंट का एक टेबल बनाया, ठीक है, और उस स्टूडेंट का जब टेबल बनाया तो आप लोगों ने पहला कॉलम रखा जो कि सपोज आपने रखा नेम, मगर वहां पे मुझे चीजें भी मांगी गई हैं कि नेम किस तरह का होना चाहिए। ये डाटा की डिटेल्स है, जो डाटा आप लेकर आए हैं। नेम बेसिकली खुद एक डाटा है, ठीक है, नेम्स ऑफ पर्संस, मगर उसके लिए भी फर्दर डाटा की जरूरत है। फर्दर डाटा हमें उसके रिलेटेड किस चीज की जरूरत है कि नेम जो है वो वॉर्चर होना चाहिए, वॉर्चर 50 होना चाहिए, वो इंट होना चाहिए, वो बूलियन होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ वहां से पिक करोगे, सपोज वॉर्चर 50 आपने पिक कर लिया कि मैक्सिमम नेम का साइज जो है वो ये होना चाहिए, ठीक है। फिर वॉर्चर 50 जब आपने पिक कर लिया, फिर वो फर्दर आपसे कुछ मांगेगा कि ये कॉलम नल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने वो बताया इसको प्राइमरी की होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो फर्दर इसके इंडेक्सेस क्रिएट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये तमाम चीजें आपसे एक कॉलम से रिलेटेड जो है वो डिमांड की गई होती है। डालो तो अच्छी बात है, ना डालो तो बाय डिफॉल्ट जो जो चीजें रिक्वायर्ड होती है वो तो मस्ट डालनी पड़ती है। यानी कि बेसिकली डाटा टाइप सिलेक्ट कर लेते हो तो ये भी इनफ है।
मगर और भी बहुत सी डिटेल्स होती हैं कॉलम से रिलेटेड। तो ये जो जितनी भी डिटेल्स जो कि डेटाबेस बनाते हुए सपोज आपके सामने आई, आपसे मांगी गई, ये मेटा डाटा था एक कॉलम का, ठीक है। इसी तरह से मेटा डाटा की अगर आप बात करें तो ये बढ़ता जाता है, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ आपको एक कॉलम की एग्जांपल दी, फिर इसमें टेबल का मेटा डाटा सेपरेट होगा, पूरी डेटाबेस का मेटा डाटा सेपरेट होगा। तो इस तरह से हमारे पास मेटा डाटा बेसिकली क्या होता है, डाटा का डाटा। तो इसके लिए जो जनरल वर्ड हम यूज करते हैं, डाटा अबाउट डाटा, किसी भी डाटा के अबाउट फर्दर डाटा कलेक्शन हमारे पास मेटा डाटा कहलाती है। इसी तरह से मेटा मॉडल क्या होगा, तो मेटा मॉडल बच्चों क्या होता है, एक मॉडल, ठीक है, उस एक ऐसा मॉडल जो कि दूसरे मॉडल्स को ही डिस्क्राइब कर रहा होगा, ठीक है, जो कि उनकी डिटेल्स मांगेगा कि आप जितने भी मॉडल्स आपके पास अवेलेबल हैं उसकी डिटेल्स मेरे अंदर एडअप करें, तब एक ओवरऑल जो है एक मेटा मॉडल होगा, ठीक है। और उसके अंदर मजीद आप मॉडल्स अपने क्रिएट करोगे, ठीक है। अगर आप सेल्फ क्रिएट करें तो आपके अपने मॉडल्स क्रिएट होते जाएंगे, अगर आप नहीं करोगे तो बने बनाए भी अवेलेबल होंगे, आप उन्हीं को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली मॉडल अबाउट मॉडल, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा इसको याद रखिए मेटा मॉडल क्या होगा। अच्छा बच्चों, अब इसमें होता क्या है, ये जो भी मेटा मॉडल है ये क्या करेगा, ये क्या चीजें होल्ड करेगा, ये आपके आर्किटेक्चर की कोर एब्स्ट्रैक्शन को होल्ड करेगा, ठीक है। हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, कोर एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शंस को हमने काफी हद तक देख लिया, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन क्या चीजें होंगी ये बच्चों, इसमें हम लोग डिटेल्स को नहीं देखते, ठीक है। इसमें हम लोग डिटेल्स को अवॉइड करते हैं और ये ओवरऑल स्ट्रक्चर ओरिएंटेड चीजें होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम इसे कहते हैं कोर आर्किटेक्चर, इसमें एब्स्ट्रैक्शन को कैरी आउट करेगा। इसमें टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, ठीक है, टेक्निकलिटीज आ जाएंगे कि ओवरऑल बहुत सी चीजें हम लोग यहाँ से चीजों की लिमिटाइजेशन लगानी है, जो जो चीजें हम लोगों ने हैंडल आउट करनी है टेक्निकली, वो हम सारी की सारी चीजें यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पर टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स आप एम्बेड करोगे अपने आर्किटेक्चर से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा ये यूएमएल प्रोफाइल्स को भी अंडरस्टैंड करता है, और मेटा मॉडल्स के अंदर फर्दर भी कुछ मॉडल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं डोमेन स्पेसिफिक मेटा मॉडल। जैसे कि हमने डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज देखी थी, इस तरह से डोमेन स्पेसिफिक मेटा मॉडल्स भी होते हैं, सिंपल मेटा मॉडल्स भी होते हैं, ठीक है। तो अब डोमेन स्पेसिफिक मॉडल डाटा मॉडल जो होंगे वो डीएसएल्स को अंडरस्टैंड करते होंगे, जो मेटा मॉडल है ये आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप हर चीज के लिहाज से प्रिपेयर्ड रहे कि मेटा मॉडल में वेरिएशंस हैं, कि कोई भी चीज होगी उसकी एब्स्ट्रैक्शंस को हैंडल कर रहा है, उसकी टेक्निकलिटीज को हैंडल कर रहा है, उसकी डिटेल्स को होल्ड कर रहा है। इसमें किस किस तरह के बच्चों डिटेल्स आ जाती हैं मेटा मॉडल के अंदर, जो हमारे पास बच्चों कुछ लैंग्वेज ओरिएंटेड लाइब्रेरीज होती हैं, या जो मेन हमारे पास उसके लाइब्रेरी कॉलिंग होती है, जो बिल्ड इन लाइब्रेरीज टाइप होती हैं, वो पड़ी हुई होती है। इसके अंदर क्लासेस डिफाइन की जाती हैं मेटा मॉडल के अंदर। इसके अंदर एसोसिएशंस जो होती हैं, टेबल्स की आपस में जो एसोसिएशंस होती हैं उनकी डेफिनेशंस रखी जाती हैं। एट्रीब्यूट्स की आपस में रिलेशनशिप्स वगैरह जो होते हैं उनकी डेफिनेशन रखी जाती हैं, एट्रीब्यूट्स की डेफिनेशन रखी जाती है, जनरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट रखे जाते हैं, स्पेशलाइजेशन के कॉन्सेप्ट रखे जाते हैं, और नॉर्मल जो हम ऑपरेशन डेटाबेसिस पर परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जनरल जो हम डेटाबेसिस को छोड़ दें, डाटा के ऊपर जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उन तमाम ऑपरेशन की भी डेफिनेशन वगैरह तमाम मेटा मॉडल के अंदर डिफाइन की जाती हैं। एक मेटा मॉडल के बहुत से इंस्टेंसेस हो सकते हैं और उनको हम मॉडल्स कहेंगे, ठीक है। तो एक मेटा मॉडल के जिसके अंदर हमने तमाम चीजें रख दी, ठीक है, उसके बहुत से इंस्टेंसेस हो सकते हैं और वो इंस्टेंसेस क्या कहलाएंगे, मॉडल्स कहलाएंगे, ठीक है। सपोज अभी के लिए मैं 3 इंस्टेंसेस बना रही हूँ, ठीक, ये 3 इंस्टेंसेस बना दिए जो कि क्या होंगे, इसके फर्दर हम कहेंगे ये एक मॉडल है, ठीक है। ये सपोज ये एक मॉडल है, ये दूसरा मॉडल है और ये तीसरा मॉडल है। अब इस मॉडल के अंदर फर्दर हम लोग छोटे छोटे सब मॉड्यूल्स बना रहे हैं जिसको हम मॉडल एलिमेंट कह रहे हैं। वो मॉडल एलिमेंट क्या कर रहे हैं, वो स्पेसिफिकली हर प्रोटेक्टेड रीजन के अगेंस्ट एक छोटा सा मॉडल एलिमेंट डिजाइन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो मैं बना रही हूँ ये क्या है, सपोज ये जैसे मैंने प्रोटेक्टेड रीजन्स बनाए थे, ऐसे हर प्रोटेक्टेड रीजन के अगेंस्ट एक मॉडल एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा। जो भी मॉडल आप लोगों को चूज हुआ होगा उसके उसका एक एलिमेंट रिजर्व होगा एक प्रोटेक्टेड रीजन के अगेंस्ट, ठीक है। और ये यूनिकली लिंक हुआ होगा, ये जो भी मॉडल एलिमेंट है ये किसके साथ यूनिकली लिंक हुआ होगा, किसी भी प्रोटेक्टेड रीजन के साथ, ठीक है। जो भी आप लोगों का जनरेटिव आर्किटेक्चर के अंदर प्रोटेक्टेड रीजन होगा उसके साथ यूनिकली लिंक हुआ होगा। अच्छा बच्चों, एक चीज यहाँ पे मैंने स्किप कर दी, वो क्या है बच्चों, एक प्रोसेस है उसको हम कहते हैं बूटस्ट्रैपिंग।
है, ये एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस मेनली हम लोग यूज करते हैं जब भी हमने मेटा मॉडल क्रिएट करने होते हैं। जैसे ये होता है ना एसडीएलसी, एसडीएलसी हम जनरली कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कि एसडीएलसी हर जगह एग्जिस्ट करता है, चाहे वाटरफॉल मॉडल हो, चाहे हमारे पास इंक्रीमेंटल मॉडल हो, चाहे हमारे पास प्रोटोटाइपिंग हो, चाहे स्पाइरल हो, ठीक है, चाहे रैड हो, ठीक है, कोई भी मॉडल हो हमारे पास, चाहे यूपी हो, तो जो हमारे पास नजर आता है वो एसडीएलसी नजर आता है। ठीक है, इन्हीं के एक ओवरऑल सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो पूरा लाइफ साइकिल है वो हमें नजर आता है। इसी तरह से बच्चों, जब हम लोग मेटा मॉडल्स क्रिएट करते हैं या फिर टेम्पलेट्स क्रिएट करते हैं, तो मतलब या हम लोग अपनी यूएमएल प्रोफाइल की बेसिकली मतलब उनके मॉडल्स क्रिएट करें, अपनी प्रोफाइल बेस्ड मॉडलिंग क्रिएट करें, तो उन सब के लिए ये एक प्रोसेस है जिसको हम क्या कहते हैं, बूटस्ट्रैपिंग। ठीक है, ये इनिशियली यूज होता है जब हमारा मॉडल मेच्योर हो जाता है, फिर हम इसको यूज नहीं करते। इनिशियली ये कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपने इस तरह से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग इनिशियली यूज करते हैं जब हमने मेटा मॉडल्स क्रिएट करने होते हैं। कुछ चीजें होती हैं जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं बूटस्ट्रैपिंग के प्रोसेस में, और वो स्पेसिफिकेशन हम लोग अगर फॉलो करेंगे तो हम लोग अपने मेटा मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं, टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं और प्रोफाइल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलें, अगर सपोज हमारा एक बार जितनी भी हमने आइटरेशंस करनी है वो आइटरेशंस हमने कर ली और हम लोगों ने डिलीवर कर दिया, ठीक है, तो क्या डेवलपमेंट का काम खत्म हो गया या खत्म नहीं हुआ? आप लोग बताएं। एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर जब आप डिलीवर कर देते हैं, आपसे कहा गया इस चीज को कोड करें, आपने कोड कर दिया, आपने डिलीवर कर दिया, डिलीवर करने के बाद रिविजन्स आती हैं अक्सर, आती है ना? मेंटेनेंस आती है उसकी, जब वो लोग अपग्रेडेशन आती टेस्टिंग है। करते हैं, वो लोग टेस्टिंग करते हैं, कुछ मॉड्यूल्स में बग्स नजर आ रहे होते हैं, कुछ मॉड्यूल्स उनको सही नहीं लग रहे होते, वो कहते हैं इसको इस तरह से कर दें, यानी कि रिवीजन आ जाती है, एक आध आप उसको रिवाइज करते हैं चीजों को। ठीक है, तो जब भी हम लोग एक बार अपना जनरेटिव आर्किटेक्चर डिलीवर कर भी देंगे, फिर भी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होती बच्चों। ठीक है, क्यों नहीं होती, फिनिश नहीं होती, क्यों नहीं होती, रीजन क्या क्या है? हमारे पास चेंज आ सकता है, ठीक है, और उस चेंज को हम लोगों को एडअप करना पड़ेगा। मे बी हमें कहा जाए कि इसके एक आध और प्रोटेक्टेड रीजन्स क्रिएट कर दें, सेपरेट इस मॉड्यूल को डील करें, उसके सेपरेट प्रोटेक्टेड रीजन्स भी इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, जो हमारे जनरेटिव आर्किटेक्चर के अंदर हमने रीजन्स बनाए हुए हैं वो भी इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग इंडिविजुअली चीजों को अडॉप्ट कर सकें। और मैक्सिमम केसेस में जब एक बार डेवलपमेंट हो जाती है, उसके बाद बच्चों कोड को मिनिमाइज किया जाता है, लाइन ऑफ कोड कम किया जाता है। एक बार जब मेन लॉजिक बन जाती है ना, उसके बाद जो हमारे पास अच्छे और प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो 5-7 लाइन ऑफ कोड होता है ट्राई करते हैं, वो एक बार लॉजिक तो इम्प्लीमेंट होगी, वो काम भी कर रहे हैं, और फिर कोशिश करते हैं कि वो उन 7 लाइन ऑफ कोड के बजाय वहां पे 3 या 4 लाइन ऑफ कोड में काम चलाएं, मतलब वो उसको और मिनिमाइज करते हैं, लाइन ऑफ कोड कम करते हैं। ठीक है, चीजों का ये मेनली हम लोग तो इस अप्रोच को फॉलो नहीं करते, मगर मैक्सिमम जो अच्छे हमारे पास प्रोफेशनल डेवलपर्स होते हैं वो इस लाइन ऑफ कोड पर बहुत फोकस करते हैं कि हम लोग लाइन ऑफ कोड को भी कम से कम करें। ठीक है, मिनिमाइज करें। अब एक मॉड्यूल सपोज जो है, मैं अगर आपको यहाँ पे लारावेल की एग्जांपल दूं, तो वो 10 लाइन ऑफ कोड में भी बन सकता है, वही मॉड्यूल जो है वो 3 से 4 लाइन ऑफ कोड में भी बन सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है आपकी प्रोग्रामिंग कैपेसिटी के ऊपर कि आप बिगिनर हैं, अगर आप एडवांस है तो आप उसको बहुत कम लाइन ऑफ कोड में भी उसी चीज को बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास मल्टीपल वेज होते हैं एक ही चीज को करने के। तो लाइन ऑफ कोड जो है वो बहुत हद तक कम किया जाता है। तो यहाँ पे जब एक बार चीजें बन जाती हैं बच्चों, फिर प्रेफरेंस दी जाती है आपको कि आप लोग पैटर्न्स यूज करें। बच्चे पैटर्न जो हैं ये हमारे पास आपने माइंड में रखना है, ब्लूप्रिंट एंड टेम्पलेट्स, ये बहुत ज्यादा सिमिलर है। पैटर्न मतलब पैटर्न वाला लफ्ज जो है ये बहुत ज्यादा सिमिलर है ब्लूप्रिंट वर्ड से और टेम्पलेट से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये बेसिकली पैटर्न इंट्रोड्यूस क्यों होते हैं बच्चों, हमारे पास जो सिमिलर प्रॉब्लम्स होती हैं ये उसका एक सोल्यूशन होता है। ठीक है, एक ऐसा जेनेरिक सोल्यूशन जो कि सिमिलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, अब ये बना के रख दिया गया। ठीक है, जैसे कि सपोज आपके पास कुछ ना कुछ अपनी टर्म्स होती हैं कि नहीं ये चीज होगी तो इसको इसी तरह से हैंडल करना है, ये मसला है तो उस मसले को इसी तरह से हैंडल करना है। तो मतलब उसका एक ही तरह से हम लोग हमारे पास सोल्यूशन होता है। सपोज अगर एक बच्चा जो है वो 2 बार प्रॉप पे लग गया, उसके बाद उसने निकलना है,
वो यूनी की फर्दर स्टडी नहीं कर सकता, वो सब फर्दर नहीं पढ़ सकता अगर 2 बार प्रॉप पे लग चुका है। तो ये एक सपोज एक बना बनाया सोल्यूशन अवेलेबल है। जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम या मसला आएगा तो हम इसी पैटर्न को यूज करेंगे, इसी सोल्यूशन को यूज करेंगे जो हमारे पास बना बनाया अवेलेबल है। तो ये बहुत सी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकता है क्योंकि हमने एक बार बना के रख दिया। इसकी फर्दर एग्जांपल जो मैंने आपको ब्लूप्रिंट की फॉर्म में बताई है कैसी होती है, जैसे कि सपोज CNIC है, इसको असाइन करना या इसको अंडरस्टैंड करना या याद रखना मुश्किल होगा, ठीक है। तो लोगों ने क्या कहा, एक बंदे ने कहा मैं पैटर्न बना देता हूँ, इस पैटर्न को यूज करें। मैंने भी पता नहीं ठीक लगा बनाया या नहीं बनाया, तो इस पैटर्न को यूज करें तो आप अपने किसी भी CNIC को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो उसने ये एक क्या बना दिया, सपोज एक टेम्पलेट बनाकर दे दिया आपको, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से उसने एक पैटर्न बना के दे दिया। तो पैटर्न बेसिकली एक ऐसी, और जिस तरह सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं, आप सबने CV बनानी है, ठीक है, मैं आपको CV की एक टेम्पलेट प्रोवाइड कर दूं, ठीक है, तो आप सब उसको एडिट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, अपनी चीजों के अकॉर्डिंग उसको एडिट कर लेंगे, थोड़ा बहुत कलर चेंज कर लेंगे। यस मैम। तो बहुत से बच्चों की CV उसी एक टेम्पलेट से बन सकती है, ठीक है। तो पैटर्न इस तरह की चीज होते हैं। तो अब बाद में जब एक बार बच्चों आर्किटेक्चर बन जाता है तो बहुत सी चीजें जो हैं वो जो स्पेसिफिक कोड हुआ था, क्योंकि यहाँ पे हमने बिजनेस लॉजिक को मैनुअली कोड किया था, आप लोगों को याद होगा। तो जब एक बार हमने चीजों को मैनुअली कोड कर लिया तो हम देखते हैं कि क्या इसका कोई अवेलेबल पैटर्न है या नहीं है, या हम इसका खुद से एक नया पैटर्न बना सकते हैं या नहीं बना सकते। क्योंकि बच्चों ऑर्गेनाइजेशन ना अक्सर क्या करती है, जब भी कोई एक अच्छा प्रोग्रामर एक चीज को प्रोग्राम कर देता है तो वो उसको पैटर्न की फॉर्म में रखना चाहते हैं, ठीक है, ताकि प्रिजर्व हो जाए एक चीज, उनकी लॉजिक्स या उनका आइडिया या वो जो भी उन्होंने मॉड्यूल टाइप बनाया है वो एक पैटर्न की एक टेम्पलेट की फॉर्म में प्रिजर्व हो जाए, ताकि इन केस अगर वो उनका जॉब टाइम पीरियड खत्म भी हो जाता है फिर भी हम उसकी नॉलेज को या उसके पैटर्न को यूज कर सकें, ठीक है। तो इस वजह से वो चाहते हैं कि चीजें पैटर्न वाइज बने, जो मैंने भी आपको एग्जांपल दी, ठीक है, टेम्पलेट से ब्लूप्रिंट्स की फॉर्म में पड़ी हुई हो। तो इस वजह से बाद में जब एक बार जनरेटिव आपका आर्किटेक्चर बन जाता है, ठीक है, आर्किटेक्चर डेवलपमेंट हो जाती है, स्टिल कहा जाता है कि आप इसका एक पैटर्न बना के रखते हैं। यहाँ से ये जो हम पैटर्न की बात कर रहे हैं, आप थोड़ा सा अपने माइंड की ब्रेनस्टॉर्मिंग करें आर की मैं जो लाइन बोल रही हूँ उसके ऊपर, कि फिर हमारे पास आर्किटेक्चर से फ्रेमवर्क्स बनते हैं, ठीक है। आपने अगर एक आर्किटेक्चर एक बार बना लिया फिर उसके फर्दर फ्रेमवर्क्स बनते हैं, यानी कि एक आर्किटेक्चर का पूरा एक फ्रेमवर्क बन जाएगा। अब जैसे मैंने भी आपको यहाँ स्ट्रट्स की एग्जांपल दी, ये कैसे बना, पहले कोई आर्किटेक्चर बना, उस आर्किटेक्चर की इतनी चीजों को अंडरस्टैंड किया गया, फिर देखा गया कि मेनली आर्किटेक्चर इस तरह से सिमिलर होते हैं, और फिर एक जनरल करके मतलब तमाम चीजों को एक जनरलाइज करके एक टेम्पलेट की फॉर्म में, एक ब्लूप्रिंट की फॉर्म में एक जेनेरिक सोल्यूशन दे दिया गया, ठीक है। अब हर बंदा स्ट्रट्स को यूज कर सकता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग कुछ चीजों को मैनिपुलेट करके। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी CV की, तो उसको मैनिपुलेट करके आप उसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। लारावेल है, ठीक है। अब जिसने भी वेब एप्लीकेशन बनानी है और इस फ्रेमवर्क को यूज करना है, बेसिकली ये एक आर्किटेक्चर था जो कि मजीद मॉडिफाई होके एक फ्रेमवर्क की सूरत में आया है, इनकी उसकी फ्रेमवर्क की शेप उसी क्रिएट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत हद तक चीजें जो है वो हमारे पास, जब हम लोग चीजों को अपने, क्योंकि मैंने भी आपको यहाँ पे बताया कि जब एक बार आर्किटेक्चर बन जाता है तो वो हमारे पास वहां पे चीजें डेवलपमेंट खत्म नहीं होती, मजीद अगर आप आर्किटेक्चर को डेवलप करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, हम उसको मजीद मॉडिफाई करेंगे तो वो इवॉल्व होगा, और वो इवॉल्व होते होते जो फाइनल उसकी शेप होगी वो हमारे पास एक फ्रेमवर्क की शेप होगी, कि एक आर्किटेक्चर अपने आप को इतना इवॉल्व कर ले कि एक फ्रेमवर्क बन जाए। और फिर ये भी यहाँ पर एंडिंग नहीं होता, फ्रेमवर्क्स भी इवॉल्व होते हैं और फिर हमारे पास फ्रेमवर्क के वर्जन आते हैं, ठीक है। फ्रेमवर्क का पहला वर्जन आता है, सपोज फिर दूसरा वर्जन आता है, फिर तीसरा वर्जन आता है, इस तरह से वर्जनिंग हमारे पास आती है, ठीक है। तो एक फ्रेमवर्क के फर्दर वर्जन आते हैं। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं यानी कि फ्रेमवर्क के इवॉल्व होने की या आर्किटेक्चर के इवॉल्व होने की, तो हम कहते हैं कि हमारा मकसद क्या है, एक ऑप्टिमल और सस्टेनेबल सोल्यूशन। हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, एक हमारे पास एक ऑप्टिमल, ठीक है, और एक सस्टेनेबल सोल्यूशन हमारे पास मौजूद हो, और वो हमारे पास हमारा आर्किटेक्चर
आर्किटेक्चर है, और अगर हम उसको मजीद इवॉल्व करेंगे तो फिर फ्रेमवर्क है, और फिर अगर फ्रेमवर्क को भी मजीद इवॉल्व करेंगे तो फिर जो फ्रेमवर्क का लेटेस्ट वर्जन होगा, ठीक है, वो हमारे पास हमारा मेन ऑप्टिमल और सस्टेनेबल सोल्यूशन होगा, ठीक है। और इसके बाद जो हम बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि इसके बाद जो है ये एक कंसिस्टेंट स्टेट में हमारा फ्रेमवर्क है। जब आर्किटेक्चर एक फ्रेमवर्क की शेप में है तो हम कहते हैं ये कंसिस्टेंट स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रैकिंग करना बहुत आसान है चीजों को के, या एरर्स को ट्रैक करना बहुत आसान है। आप लोगों को पता होगा, आप जनरली किसी एरर को ट्रैक करते हो जो नॉर्मल कोडिंग करते हो सी या सी प्लस प्लस में, तो एरर को ट्रैक करना बड़ा ही मुश्किल होता है। मगर फ्रेमवर्क्स में जिन बच्चों ने काम किया होगा उनको पता होगा एरर ट्रैकिंग बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती है फ्रेमवर्क्स को अगर आप यूज कर रहे होते हो, ठीक है। वो इतना डिस्क्रिप्टिव होता है आपका जो एरर होता है, और दूसरा वो एरर इंटरनेट पे बहुत इजीली अवेलेबल होता है। आप उस एरर को कॉपी करते हो, पेस्ट करते हो, और आपको फ्रेमवर्क्स के ढेरों प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं जहां पर उसके सॉल्यूशंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो एरर ट्रैकिंग करना बहुत आसान होता है। तो हमारे पास ये बहुत ही ईजी है, एक बहुत ही ईजी अंडरस्टैंडिंग अप्रोच है हमारे लिए। हम मतलब ये चीजें हमें समझ में आती है, हमारे दिमाग में इन चीजों को, इस फ्लो को बिठाना आसान है, ठीक है। बताइए कि हम लोग खुद से पर्सनल लॉजिक्स क्रिएट करें, ठीक है। दूसरा, कोड की एरर ट्रैकिंग बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। इसके अलावा जो डिपेंडेंसीज होती हैं हमारे पास, वो भी काफी हद तक हम लोग इसमें निगेट कर देते हैं डिपेंडेंसी को। इन्होंने फाइनल कहा हुआ है कि ये जो अप्रोच हमने यूज की है, ठीक है, ये अप्रोच कैसी है, ये जो हमारे पास ACMDSD की अप्रोच है, ये जो अप्रोच है ये कैसी है, इस प्रैग्मेटिक, ये लफ्ज यूज हुआ है। तो आप लोगों ने इस चीज को, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या, ये लाइन क्या क्या है, ठीक है। बुक भी आप लोगों की मैंने आप लोगों को एक शेयर की है, उस बुक का भी नाम है द प्रैग्मेटिक प्रोग्रामर, ठीक है। तो ये प्रैग्मेटिक वर्ड जो है, क्या बच्चों, प्रैग्मेटिक होता है बेसिकली कि आप चीजों को इस तरह से डील करें कि एक रियलिस्टिक और सेंसेबल अप्रोच, आप मतलब एक रियलिस्टिक और सेंसेबल अप्रोच को यूज करते हुए आप लोग चीजों को या कोड को या चीजों को इम्प्लीमेंट करें या डील करें, ठीक है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ और ये बेसिकली एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, थ्योरेटिकल चीजें नहीं है इसमें, ठीक है। एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, उसको यूज करते हुए आप एक सेंसेबल और रियलिस्टिक वे ऑफ कोडिंग को अडॉप्ट करें, ठीक है। तो उस वजह से उस वहां पे ये वर्ड यूज हुआ है ACMDSD इज प्रैग्मेटिक, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसके बाद लास्ट चीज जो है आर्किटेक्चर डेवलपमेंट वो है रिडंडेंसी अवॉइडेंस। और ये आप लोग किस लेवल पे जाके रिडंडेंसी को खत्म करेंगे, ठीक है। ये हम लोग बच्चों खत्म करेंगे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल जो होते हैं PIM लेवल पे। PS अगर हम लोग बच्चों PIM लेवल पे इसको खत्म कर देते हैं ना, तो PSM पर ही ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि PIM से ही PSM जनरेट होते हैं, ऐसी बात है। एक प्लेटफॉर्म, जी हाँ मैम, जी, ऐसे ही। एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल होता है, उसी से ही हम लोग प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मॉडल जो है वो क्रिएट करते हैं। तो अगर आप लोग इंडिपेंडेंट से ही PIM से ही रिडंडेंसी को अवॉइड कर देते हैं, तो PSM के अंदर आप लोगों को ऑटोमेटिकली जो है वो चीजें या रिडंडेंसी रिमूव होगी उसके अंदर से, ठीक है। तो यहाँ पर आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। सो वी विल इंटरेक्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।